जय हिंद दोस्तों, सुपर हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि बलिया के गरवा थाने के अंतर्गत चिलकार में दलित व्यक्ति की हत्या का मामला सुनने में आया है और इसी बीच इसी मुद्दे को लेकर हमारे बीच भारतीय संयुक्त मोर्चा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष फतेह बहादुर यादव जी मौजूद हैं। तो आइए बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप बताएं कि जो बलिया में गरवा थाने की चिलकार में जो दलित हत्या हुई है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस सरकार में अराजकता का कोई अंत नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस सरकार में सिर्फ पिछड़ों और दलितों को ही निशाना बनाया जा रहा है। दलित की हत्या कैसे हुई, क्यों हुई, कौन कराया, ये सब आरएसएस की नीति है। देखिए, अभिमानुवाद की जड़ बो दिए हैं, उसका पौधा उगाने के चक्कर में है। अब भी हमारी जनता नहीं सुधर पाती है, तो जिस दिन पौधा उगा देंगे उस दिन उसको नहीं कुचला जा सकता। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं पूरे जिले के प्रशासन से और ये सरकार के नेताओं से कि अब तक आपने इतना बड़ा घटना हुआ, लोग पकड़े गए, लेकिन आपने अब तक कोई नेता कुछ नहीं बोला। सबसे बड़ा सवाल ये है कानून व्यवस्था। जो मान लीजिए कि योगी जी चिल्ला चिल्ला कहते हैं कि राम राज ला दिए हैं, राम राज ला दिए हैं। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं इस मैटर पे कि आखिर दलितों को, पिछड़ों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है और आप उस पर कुछ बोल नहीं रहे। आप इधर कह भी रहे हैं कि मैं सारी व्यवस्था ठीक रख रहा हूँ, कानून व्यवस्था ठीक है, और उस पर कुछ बोल भी नहीं रहे। कुछ दिन पहले वाराणसी में सौरभ यादव समाजवादी नेता की हत्या हो गई। पर मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। आप लोग ही थोड़ा सा बीच में गड़बड़ करते हैं, पूरी बात नहीं होने देते हैं जी। अभी मान लीजिए कि अभी हम यूपी के कानून व्यवस्था पर बात कर रहे थे आपसे। अभी मान लीजिए पूर्व शिक्षिका की भी हत्या हुई, बदमाशों ने घर में घुस करके अभी हत्या किया। उनका लड़का मान लीजिए कहीं वो पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर भी है। तो ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ऐसी ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। रहा सवाल अनुसूचित दलित या पिछड़ों का, तो इनको निशाना बनाया जा रहा है। इनको निशाना इसलिए बनाया जा रहा है कि इनको दबा दिया जाए, इसलिए कि इनको मानववाद लगाना है, संविधान को खत्म करना है। उसका सिस्टम भी ये बना चुके हैं। मान लीजिए संसद नया बनवाए, आज तमाम तरह के चीजें ये जनता के बीच गलत ड्यूमर फैला रहे हैं। विकास नाम की कोई चीज नहीं है, कानून नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। स्वच्छ रूप से उसकी जांच हो, जो दोषी हैं उनको करार किया जाए, और अभी दोषी सिर्फ जितने पकड़े गए उतने ही दोषी नहीं है। वह एक साजिश है दलितों को दबाने की। नहीं, उस जो बलिया में जो दलित की हत्या हुई उसमें तो ज्यादा से ज्यादा लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। गिरफ्तार हुए हैं वो पुलिस के चौकन्ना से लोग गिरफ्तार हुए हैं। नेता लोग तो चाहते तो गिरफ्तार नहीं होते। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, गिरफ्तार हुए हैं, स्वच्छ जांच हो और उसको भरपूर मुआवजा मिले। हमारे यहाँ मंदिर बनवाने के लिए 14 करोड़ रुपया अगर खर्च किया जा सकता है, तो उसका बेटा मरा है, उसको 50 लाख रुपया सरकार दे सकती है, और सरकार अपने पेट से छोड़े देगी जी। और सरकार जनता की पैसा को दे, लेकिन वहाँ मुआवजा मिलना चाहिए। मैं मुआवजा के लिए वहाँ मान लीजिए अभी दलितों का वोट लेते हैं माननीय उमाशंकर यादव, उमाशंकर सिंह, वो क्यों नहीं आगे आ रहा है? उनको आगे आना चाहिए, इसलिए कि वो उनके पार्टी का मामला है, जिसको दलित वोट अपना लेते हैं और जीतते हैं, और दलित की ही देन है। उमाशंकर सिंह मान लीजिए 5-5 बार विधायक हैं, तो उनको सबसे पहले आगे आना चाहिए और सरकार से सिफारिश करनी चाहिए कि आप उस दलित परिवार को 50 लाख का मुआवजा दो। तो क्या लगता है अभी तक कोई वहाँ पे नेता दलित के दरवाजे तक नहीं गया? किसी ने नहीं गया। शुद्ध रूप से जो जांच होनी चाहिए, मान लीजिए पकड़ लिए गए, हम ये भी एक मांग करते हैं कि बड़े अधिकारियों से जांच कराया जाए उस मामले का। आखिर उस मामले में क्या है, क्यों दलित को निशाना बनाया गया? इसी तरह से आपने देखा मणिपुर में क्या हुआ। ये लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, और लोग कहते हैं कि हम रामायण ग्रंथ को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाना चाहते हैं। मैं इस पर कोई इतराज नहीं करना चाहता हूँ, कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इनसे एक सवाल जरूर पूछना चाहता हूँ कि मणिपुर में जो घटना हुआ, क्या हिंदू मुस्लिम के बीच हुआ? नहीं, हिंदुओं के बीच हुआ। एक हिंदू उस तरह से एक हिंदू की महिला को प्रताड़ित करे, कहाँ का धर्म है इनका? हिंदू धर्म। आखिर ये इस सारी चीजों पर क्यों नहीं विचार करते हैं? बताइए। अगर इन लोगों के मनुवादियों के साथ हो जाए तो पूरा देश में हल्ला करने लगते हैं, दलितों के साथ हो जाए तो चुपचाप पटा जाते हैं। क्या मोदी जी बहुत बुलडोजर चलवाते हैं? बलिया में 3-3 घटना हुई, यहाँ भी जांच करवा में, बुलडोजर चलवा में। ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए कि वो सिर्फ दिखावा दिखाते हैं, करते कुछ नहीं है।
आप ही के जैसे नेता लोग मुझे अगर लगता ऐसा है नहीं कर पाते, सुनिए, अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कुर्सी के लायक नहीं है, छोड़ दें और चले जाएं मठ पे, और नहीं तो कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखें। नहीं लगता है ऐसा कि आप जैसे लोग ही जाति धर्म को अलग अलग भेदभाव से देखते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि दलित और की हत्या हो रही है और लोगों की हत्या नहीं हो रही है इसमें? नहीं, कहाँ हो रही है बताइए। अभी मान लीजिए कि मणिपुर को उठा के देख लीजिए, यहाँ बलिया में देख लीजिए, चाहे और जगह जो हत्याएं हो रही है देख लीजिए, किसकी हत्या हो रही है आप खुद देख लीजिए। हम जात पात नहीं कर रहे हैं, हम तो सीधे वो चीज कह रहे हैं कि आप कानून व्यवस्था सबके लिए बराबर करें। आप किसी पे बुलडोजर चलवाते हैं, किसी की हत्या हो जाती है तो उसका संज्ञान नहीं लेते हैं, फिर आप कहाँ समानता दे रहे हैं। मैं किसी जात पात का आप ऐसा बिल्कुल मेरे ऊपर कतई मत लगाइए कि मैं जात पात की बात कर रहा हूँ। दलित पिछड़ों का सिर्फ दलित और पिछड़ों की बात कर रहा हूँ बात दलित पिछड़ों को मैं शुद्ध रूप से बात कर रहा हूँ। उसी में अगले पीछे गरीबों की भी बात मैं कर रहा हूँ। मैं तो गरीबी पे सवाल कर रहा हूँ, संविधान के अधिकार पे सवाल कर रहा हूँ कि जो संविधान के तहत अधिकार है। अब मान लीजिए ये तमाम ग्रंथों का प्रचार कर रहा है, हम इनसे पूछते हैं, सरकार से सवाल करते हैं, मोदी जोगी दोनों लोगों से सवाल मैं करता हूँ कि आप बताइए संविधान को क्यों नहीं आप प्रचार कराते हैं, क्यों, जबकि संविधान में जनता का पूरा अधिकार छिपा हुआ है जो हमारे पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते हैं। हमारे पढ़े लिखे लोग भाई सुनते भी होंगे तो बुरा ना मानेंगे, तो संविधान का प्रचार क्यों नहीं करवाते हैं? संविधान, रुकिए एक मिनट, संविधान की किताबें क्यों नहीं बंटवाते हैं? इसलिए कि जिस दिन जनता ये जान जाएगी कि मेरा क्या अधिकार है तो मेरा धन का मंडल नहीं चलेगा। संविधान के बारे में अभी पिछड़ी अनुसूचित के लोग तब जाने जब मान्यवर साहब ने मंडल कमीशन की बात छेड़ा था, आपको याद होगा, तब संविधान के बारे में सारे लोगों ने अच्छी तरह से जाना। उसके पहले संविधान के बारे में कहाँ लोग जानते थे? संविधान के बारे में बाबा साहब ने पढ़ाते पढ़ाते हमारे देश के लोगों को बताते बताते, और हमारे देश के लोगों ने बाबा साहब को भी पढ़ लिख करके धोखा दिया, आज समाज को भी धोखा दे रहा है। तो हमारे तो सबसे, हम अपने उन पढ़े लिखों को कह रहा हूं जो आप संविधान के बारे में जानते ही नहीं है। संविधान के बारे में आप जानिए। आप तो वेद के पीछे, आडंबर के पीछे दौड़ रहे हैं। मैं वेद का भी कभी बुराई नहीं किया, किसी धर्म का मैंने वो नहीं किया, सिर्फ उसका वो बताया कि इस धर्म में बुराई है। अब बताइए मणिपुर के कांड को आप क्या कहेंगे? आप जरा हमको इसका बताएंगे। मणिपुर का कांड टोटली पहले बताइए, हिंदू मुस्लिम नहीं है, वहां अगड़े पिछड़ों की लड़ाई हुई। अगड़े पिछड़ों की लड़ाई तो महिलाओं का अपमान है ना? तो महिलाओं का अपमान किया कौन करता है? जो कायर होता है, जिसके अंदर मंदाग्नि नहीं होती है, जिसके अंदर मंदाग्नि होती है वो महिलाओं के ऊपर। सरकार का क्या दोष है? सरकार का क्यों नहीं दोष है? सारी चीजें ने सरकार कराई, सारी चीजें सरकार की नजर में हुआ। 24 घंटे पहले नेट बंद कर दिया गया, सरकार का इसमें दोष नहीं है। आप कह रहे हैं कि सरकार का इसमें क्या दोष है? सारी चीज तो, सारा सुरक्षा व्यवस्था सरकार के हाथ में है, सरकार के तंत्र में है। तो ये तो सारी व्यवस्था जब उसके हाथ में है तो कराएगा कौन भैया? दूसरा कराएगा। ये सारी चीज सरकार ने कराई, इसलिए कराई कि दबे कुचले लोग और दब जाएं, डर जाएं, मेरा विरोध न करें। मैं मनुवाद को लगा के रहूं। अगर मनुवाद को कुचलना है तो दोनों सरकारों को हटाना पड़ेगा। कहीं भी कोई घटना घटती है तो ओम प्रकाश राजभर जी भी तो वहाँ जाते रहते हैं। ओम प्रकाश राजभर की अगर औकात हो तो यहाँ जाकर के बहुत पिछड़ी और अनुसूचित के नेता का भाषण करते हैं, लंबे लंबे टीवी पे हंस देते हैं, आप लोगों के सामने हंस के बात करते हैं। औकात है तो इस घटना के बारे में उसी सरकार में है, मुआवजा दिलवाएं उसको 50 लाख। अगर पिछड़ी अनुसूचित के नेता है तो ओम प्रकाश राजभर इसे जोकर लोगों की बात मेरे सामने मत करिए। उनकी कोई क्षमता नहीं है, उनकी कोई औकात नहीं है। अखिलेश जी, माननीय अखिलेश जी ऐसा था तो इस बार वो नेता बन गए। माननीय अखिलेश जी ऐसा था तो इस बार वो नेता बन गए, वरना नेता नहीं बने होते। 17 सीटें इन्होंने दिया और कहते हैं कि यादवों की बुद्धि 12 बजे खुलती है। 17, मेरी बात सच में 12 बजे बुद्धि खुलती है? मेरी बात सुनिए, उसको बता रहा हूँ, 12 बजे बुद्धि खुलती है। इन्होंने कहा कि यादवों की बुद्धि 12 बजे खुलती है। 17 सीटों ने इन्होंने दिया। क्या आपसे सवाल मैं कर रहा हूँ, क्या माननीय अखिलेश जी ने इनसे पैसा लिया? नहीं, माननीय अखिलेश जी ने अति पिछड़ों के लिए अपना कलेजा फाड़ के दिया। तो क्या मेरी बात सुनते पूरी हो जाने दीजिए। कलेजा फाड़ के दिया। इन्होंने क्या किया? उसको बेचा, पूंजीपतियों के हाथ में दिया, पूंजीपतियों के हाथ में टिकट दिया और बेचा। बेच करके ही पहले बताइए, और वो खरबों रुपया ले गए। और यादव की बुद्धि 12 बजे खुलती है। यादव की बुद्धि जब खुलती है ना तो उनको समझ में आता है यादव की बुद्धि खुली है और खुल गई है। यादव उनका जवाब दे रहा है। हमारे नेताओं को जवाब देने की जरूरत नहीं है। न माननीय बहन जी को जवाब देने की आवश्यकता है, न माननीय अखिलेश जी को जवाब देने की आवश्यकता है। सपा बसपा इतना नेता पैदा की है कि वही नेता इनको जवाब दे देंगे। बाकी हमारे नेताओं को जवाब देने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी से विधायक पद का इस्तीफा देकर, दारा सिंह चौहान, मेरी बात सुन लीजिए, तो मेरी बात सुनिए। दारा सिंह चौहान हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए पार्टियां बदलते रहते हैं। न तो ये पिछड़ी के नेता हैं, न ये अनुसूचित के नेता हैं। ये सिर्फ अपने बेटा बेटी और अपने आप के नेता हैं। हमारे संगठनों में भी कमी है, हमारे पार्टियों में भी कमी है, जो ऐसे लोगों को आगे बढ़ा करके टिकट देती है। और यह भी सुधार ले हमारे नेता। नहीं सुधरेंगे तो हम अपने संगठन के माध्यम से सुधार के छोड़ूंगा।
मैं ये भी नहीं बकसने वाला हूँ अपने नेता लोगों को भी, जो उनकी गलतियां हैं। पैसे पर टिकट दे देते हैं, हमारे कार्यकर्ता लेके पैसे वाले को चले जाते हैं, टिकट दिलवा कौन के सी चले पार्टी जाते हैं। पैसे पर टिकट देती है? पैसे पर कौन सी पार्टी देती है? पैसे पर कौन सी पार्टी देती है? अब देख ही रहे हैं, पैसे पर पार्टी ये दे रहा है। क्या नाम कहते हैं, ओम प्रकाश राजभर। ये पहले बताइए, आपके सामने पैसे पे पार्टी दे रहा है। मैं खुद उनको पैसा नहीं दिया, तुम उसको पार्टी से कह के निकल जाइए, मैंने निकल गया। इसके पहले आप सुभाष में थे? चुनाव लड़े थे 2009 में, जिस समय रमाशंकर विद्यार्थी लड़े थे, भोला पांडे लड़े थे, हरिकेवल लड़े थे, और सुभाष से मैं लड़ा था। तो उस समय भी तो ये मुझसे पैसा मांग रहे थे, तो पैसा पे टिकट दे रहे हैं। और पिछड़ी अनुसूचित के नेता भी कितना मांगे थे? 15 लाख रुपया मांगे थे साहब। अभी उस समय 2009 की बात मैं बता रहा हूँ, 15 लाख रुपया मैं इनको नहीं दिया, दोबारा टिकट मुझको नहीं मिला। अगर इस समय कोई टिकट आपको देता है पैसे पे, कितना पैसा मांग करेगा वो? हम पैसे का कौन सा मांग करेगा? हमारी पार्टी कोई उस तरह की, हमको जाना ही नहीं है किसी यहाँ टिकट और मांगने। कोई पार्टी 1 मिनट, मुझे किसी के यहाँ टिकट मांगने नहीं जाना है। मुझे संगठन बनाया है पिछड़ी अनुसूचित की। मेरी जो पार्टी, मेरी पहले संगठन का मकसद आप समझिए, मैं संगठन बनाया हूँ पिछड़ी अनुसूचित अगड़े पिछड़े गरीबों का। उसमें मैं गरीबों का जोड़ूंगा, पिछड़ी अनुसूचित के लोगों को जोड़ूंगा, मैं घर घर जाऊंगा, मैं पिछड़ी अनुसूचित सम्मेलन कराऊंगा, अगड़े पिछड़े गरीब लोगों का सम्मेलन कराऊंगा। इस माध्यम से मैं जनता के बीच में जाऊंगा। सौर के लोगों को नहीं जोड़ेंगे? हाँ, सौर के लोगों को नहीं जोड़ेंगे? नहीं, सवर्ण के लोगों को क्यों जोड़े? क्यों? इसलिए कि उनका मैं इस संगठन में कोई काम, जैसे यादव सम्मेलन में बाकी लोगों की क्या, यादव संगठन में बाकी लोगों का क्या संबंधन है? छतरी सम्मेलन में आप पहले बताइए, छतरी सम्मेलन में बाकी लोगों का क्या जरूरत है? उसी तरह से पिछड़ी अनुसूचित सम्मेलन में आप हमको बताइए सवर्णों की क्या आवश्यकता है, जबकि इन्हीं का बांटा हुआ है, इन्हीं का बांटा हुआ है। 1585 इन्हीं मानववादियों का बनाया हुआ है। तो फिर जब भी पहले से बांट के रखे हैं, तो हम अपने संगठन को न बुलाएं, तो उसमें कौन सी बुरी बात है? 1585 क्या है? 1585 क्या है? 1585 अब तक नहीं जान पाए आप, तो अब हमसे बता जान दीजिए। लीजिए। हम बता दे रहे हैं। 1585 वो है साहब जिसके पास जगह, जमीन, घर द्वार, सारी चीजें जो पहले से मानववादियों ने लूट के रखा हुआ है, वो 85 है। जिनके पास जगह, जमीन, धन, दौलत वो 15 है। जिन्होंने हमेशा मानववाद के भरोसे, धर्म के भरोसे लोगों को जटा है, आज भी धर्म के भरोसे लोगों को जट रहा है। मैं 3 सवाल आपसे पूछ रहा हूं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र, इसमें आप कौन सा है? आप कौन सा है? आप शूद्र हैं। लेकिन मेरे लोग, पढ़े लिखे लोग, शूद्र मानने को तैयार ही नहीं है। शूद्र मतलब चमार समझते हैं, जबकि शूद्र में यादव से लेकर के और चमार से लेकर के डोम तक सारे लोग शूद्र में आते हैं। जिन 85 मेरी बात की- सुनिए, ब्राह्मण को आप जान ही रहे हैं, ब्राह्मण हो गया। क्षत्रिय को आप जान ही रहे हैं, क्षत्रिय हो गया। और वैश्य को आप जान लीजिए, जो व्यापार करता है। जी। तो व्यापार में कौन है? अब इतना हमसे खोल के मत पूछवाइए। जो 85 की बात कर रहे हैं आप, क्यों नहीं 85 को इकट्ठा कर ले रहे हैं? 85 को तो वो इकट्ठा हम कर ही रहे हैं। 85 को इकट्ठा बाबा साहब नहीं कर पाए। बाबा साहब ने जब 85 को देखा कि हमारे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दे रहा है, 85 को इकट्ठा इसलिए नहीं कर पा रहा है कि हमारी 85 आज भी आडंबर में फंसी हुई है, और हम आडंबर को साफ कर रहे हैं। और करके आपसे वादा करता हूँ, अच्छा, आपका संगठन काम यही है? मेरी बात सुनिए, आडंबर को साफ करेंगे? मेरी बात सुन लीजिए। आडंबर को साफ करके अपने लोगों, पढ़े लिखे लोगों को ये बता के रहूंगा कि वास्तव में अगर धर्म मानते हो हिंदू धर्म को, तो हिंदू धर्म की विरक्तियां खत्म करो, और नहीं तो फिर पूजा छोड़ो। हिंदू धर्म की अगर विरक्तियां हैं तो सबसे पहले तुम मठ पे हमला करो। आज जितना मेरे मठ पे पैसा है, इन लोगों के मठ पे जितना पैसा है, उतना में पूरे हिंदुस्तान की गरीबी खत्म हो जाएगी। आप उठा के देखिए कितना इन लोगों के मठों पे पैसा है। वो किसका है? भगवान का है। भगवान के घर जाता है पैसा। पूजा पाठ से नुकसान किसको है? पूजा पाठ से नुकसान किसको है? 85 को है। क्या नुकसान है? क्या नुकसान? आपको सारी चीज बता दिया, फिर भी वही सवाल बताएं, कर आप रहे हैं। बताएं। नहीं, क्या बताएं? आपको बता दिया ना कि पूजा पाठ से नुकसान, उसका टाइम नुकसान है। उसका मान लीजिए कि आडंबर के पीछे क्या नाम कहते हैं, पेड़ के पीछे भगवान ऊपर जाते हैं, 20 लोग जा करके 1 घंटा वहां टाइम नुकसान करते हैं। वो संविधान के बारे में नहीं जान रहा है। उनको संविधान पढ़ना चाहिए। संविधान में उनके अधिकार की बात है, संविधान में शिक्षा की बात है, कैसे हमको शिक्षा लेना क्या है। लगता है पिछड़ों और दलितों को अधिकार नहीं मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है बताइए? आप ही बता दीजिए कौन सा अधिकार मिल रहा है। पिछड़े दलितों का अगर अधिकार मिलता तो 10% आरक्षण काटा गया। क्यों? मोदी के बाप की में हैसियत नहीं थी उस आरक्षण को छूने के लिए, इसलिए कोई बाबा साहब का बना हुआ संविधान था। क्यों 10% काटा? और हमारे नेता क्या कर रहे थे उस समय? क्यों नहीं हमारे नेता विरोध किए? क्यों नहीं रोड पे आए? आप सवाल पे आइए। संविधान और सारी चीजों पे मैंने कई दिनों से चर्चा कर रहा हूँ, वो सारी चीज बता दिया हूँ। एक ही सवाल बार बार हमसे मत करिए। क्या चाहते आगे हैं, बढ़िए। क्या चाहते हैं कि जो जोराबाद से ओम प्रकाश जी जो विधायक हैं, तो वो भी सीट छोड़कर दोबारा बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़े? जनता है, यहाँ की जनता ना जब नेता को पहचान लेती है तो जूता से मारती है, और ओम प्रकाश जूता सहने के लिए तैयार रहे। अगर सुनते होंगे, चाहे आप जाके बता दीजिएगा। किसके दम पे मेरी बात जीते हैं सुन लीजिए। जोराबाद में वो मेरी बात सुन लीजिए। पहली बार जीते तो बीजेपी की लहर में जीत गए, दूसरी बार जीते तो अखिलेश के वोट से जीते। और अखिलेश का वोट पुकार है ना कि 12 बजे बुद्धि खुलती है। 12 बजे बता देगा कि हमारी बुद्धि खुलती है, वो चले चुनाव लड़े, औकात में ला देगा।
और सपा के वोट से विधायक और मंत्री जाकर के बन गए। उस सपा का वोट उनको मिला हुआ है, न कि उनका एक भी वोट है। मेरी बात सुन लीजिए, उनमें सिर्फ उनका लड़का और वो सिर्फ 2 ही नेता हैं। बाकी आप किसी हमारे हम बहुत छोटा संगठन है। मेरा प्रदेश अध्यक्ष भी स्टेटमेंट देता है, मेरी प्रदेश अध्यक्ष की महिलाएं भी स्टेटमेंट देती हैं। जरा ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का एक भी नेता को बता दीजिए जो आकर के यूट्यूब पर या चाहे मीडिया में जाकर के स्टेटमेंट देता हो। वो अपने सिर्फ बाप बेटा नेता है और वो देन हमारी है, वो महेंद्र राजभर की है। ओम प्रकाश राजभर को पूर्वांचल में हम लोगों ने खड़ा किया, अपना पैसा रुपया दे करके, अपनी गाड़ी घोड़ा दे करके। लेकिन उतना बड़ा गद्दार नेता अगर पिछड़ी अनुसूचित का नेता बनता है तो उससे बड़ा गद्दार नेता दोबारा कोई पैदा नहीं होगा। जिस तरह से इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री पैदा हुआ जो आज 10 वर्षों से देश को बेच रहा है, उतना ही बड़ा गद्दार ये भी है पिछड़ी अनुसूचित के नाम पे, नेता के नाम पे। तो क्या लगता है दोबारा अगर ओम प्रकाश जी चुनाव लड़ेंगे अपने विधानसभा से तो जीतेंगे या हारेंगे? 5,000 से अधिक वोट नहीं मिलेगा उनको। 5,000 तो हम अब ज्यादा बोल दिए। 5,000 से अधिक अगर वोट पा जाएंगे तब हमसे पूछिएगा। अपने संगठन के माध्यम से जो बलिया के चिलकर में दलित व्यक्ति की हत्या हुई उसके लिए आप एक बार बलिया के प्रशासन और मैं देखिए सरकार से क्या प्रशासन को तो धन्यवाद दे रहा हूँ, लेकिन शासन को धन्यवाद नहीं दे रहा हूँ। शासन से मैं सिर्फ इतनी मांग कर रहा हूँ कि उसकी स्वच्छ जांच हो, उसमें जो दोषी पाए जाएं उनको सजा हो, आजीवन कारावास हो और उस दलित को कम से कम 50 लाख की मुआवजा हो और बड़े अधिकारी से जांच हो। बलिया के चिलकर के घटना पर मैं इतना ही चाहता हूं। अगर ऐसा नहीं होता है तो 10 दिनों के बाद मैं जिला और तहसील का घेराव करूंगा। कम से कम 2000 महिलाओं को लेकर के, दलित महिलाओं को लेकर के मैं घेराव करूंगा। ये आपसे मैं वादा कर रहा हूं। अभी आप भारतीय संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष फतेह यादव जी से बात कर रहे थे। इनका कहना है कि बलिया के चिलकर में जो दलित व्यक्ति की हत्या हुई उसमें भारी रकम मुआवजे के तौर पर दी जाए और न्याय की गुहार कर रहे हैं। धन्यवाद।